Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 12th of October to 17th of October, यानी कि 12th October से लेके 17th October तक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ऑलराइट, तो फटाफट से देख लेते हैं इस पिछले हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज आइटम्स थी जो आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी. ऑलराइट, व्हाट विल वी कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. एक बहुत फेमस अनाउंसमेंट हुई है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, तो इसीलिए उसको तो डिस्कस करना ही है. नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इस साल जो मिला है, किस चीज पे मिला है, किसको मिला है, वो हम डिस्कस करेंगे. राइट. देन फ्यूल प्राइसेस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके काफी ज्यादा न्यूज आ रही है कि हाई फ्यूल प्राइसेस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स लिखे गए थे वो हम देखेंगे. और इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल होगा जो होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस. आप जानते हो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बताते हैं. तो इस साल उन्होंने अपना स्टांस, इस लेटेस्ट मीटिंग में उन्होंने अपना स्टांस अकोमोडेटिव रखा है. तो क्यों रखा है डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन, तो वो देखेंगे. तभी मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आर्टिकल्स थोड़े से रिलेटेड हैं, इसीलिए सक्सेशन में करेंगे. देन गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान गति शक्ति, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है. ठीक है, तो इसको देखेंगे. देन एडिबल ऑयल, जैसे वनस्पति, पाम ऑयल वगैरह जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, इनके प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुके हैं, तो उसको लेके गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं. तो ये एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े क्यों हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं, और एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज आइटम, उसको देखेंगे. ठीक है, और एंड में जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आपको कुछ एमसीक्यूज देता हूं फॉर प्रैक्टिस विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर. जो लेक्चर होता है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देता हूं. आज से मैं एक और चीज स्टार्ट करूंगा, वो होगा कि आपको एमसीक्यूज जो होंगे, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो मिलेंगे, एमसीक्यूज, कोशिश मैं करूंगा कि उसके साथ आपको एक मेंस टाइप क्वेश्चन भी दे दूं. तो आज के लेक्चर में आपको मेंस टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट मैं आने वाले लेक्चर्स के बारे में बता रहा हूं कि क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में आपको एमसीक्यूज जो प्रीलिम्स टाइप है और मेंस टाइप एक आंसर राइटिंग आपको क्वेश्चन मिल जाया करेगा. ऑलराइट, चलो अब हमने ये सारी डिस्कशन कर ली है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इश्यू, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, चलो नाउ न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज जो है ना, वो एक्चुअली आया कहां से था. सर अल्फ्रेड नोबल ने ना अपनी विल में लिखा था 1895 में. सर अल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने अपनी विल में लिखा था 1895 में कि 5 फील्ड्स के लिए प्राइज मिला करेगा हर साल. किसी ने एक साल पहले जो भी चीज करी है उसकी कंट्रीब्यूशन को अवॉर्ड करने के लिए हम नोबेल प्राइज देंगे. ठीक है, नाउ नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे 1901 से. अल्फ्रेड नोबल की विल आई थी 1895 में और उनकी विल के मुताबिक 1901 से प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो गए थे. नाउ प्राइजेस किन 5 फील्ड्स में मिलते हैं? फिजिक्स को मिलता है, केमिस्ट्री को मिलता है, देन आपका फिजियोलॉजी, मेडिकल साइंस जो होता है, फिजियोलॉजी में मिलता है, देन आपका लिटरेचर में मिलता है नोबेल प्राइज, और पीस के लिए मिलता है. पीस के लिए कोई इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मिलता है. ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है वो इन 5 फील्ड्स के लिए ही मिलता है. बट 1968 में एक डिसीजन लिया गया. 1968 में ना रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने इंस्टीट्यूट करा एक और प्राइज जिसका नाम था स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल. ये वही अल्फ्रेड नोबल है जिन्होंने अपनी विल दी थी. तो इकोनॉमिक्स को लेके भी एक और प्राइज इंस्टीट्यूट किया गया इन द मेमोरी ऑफ सर अल्फ्रेड नोबल. नाउ अल्फ्रेड नोबल ने इकोनॉमिक्स को अपनी विल में नहीं लिखा था, पर 1968 में इन्होंने डिसाइड करा कि अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में हम इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन को भी अवॉर्ड करेंगे. इसीलिए ना टेक्निकली जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज होता है ना, उसे नोबेल प्राइज नहीं कहते. ठीक है, वैसे हम कह देते हैं पॉपुलर पार्लेंस में कि इकोनॉमिक्स के लिए ये नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज मिला है, पर वो टेक्निकली नोबेल प्राइज नहीं है क्योंकि उसे अल्फ्रेड नोबल ने अपनी विल में नहीं लिखा था, बाद में इंस्टीट्यूट किया गया.
एक्चुअल ऑफिशियल नेम पता क्या है इकोनॉमिक्स के नोबेल का? स्वेरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये पूरा नाम है। ऑफन इनकरेक्टली रेफर टू एज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, नोबेल प्राइज टेक्निकली नहीं है पर फिर भी पॉपुलरली कह देते हैं क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ही था ये। ठीक है, तो ये हमें नोबेल प्राइज के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स वाला इंस्टीट्यूट हुआ था 1968 में। बाकी ये 5 चीजों के लिए मिलता है नोबेल प्राइज। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इस बार का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है। वैसे टेक्निकली नोबेल नहीं कहना चाहिए पर फिर भी हम कह देते हैं, आपको पता चल गया इस बारी क्या हुआ है। पहली बात, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स देती है ये ऑर्गेनाइजेशन, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस अवार्ड स्वेरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, नाउ इस साल का जो नोबेल है वो मिला है 3 यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट्स को। ठीक है, नाउ ये जो नोबेल प्राइज था ना, इसे 2 पार्ट्स में शेयर किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मिला है डेविड कार्ड को, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए हाफ प्राइज मिला है इन्हें, और हाफ प्राइज मिला है इन 2 लोगों को, जोशुआ दी एंग्रिस्ट एंड गाइडो वी इम्बेंस। ये दोनों ने इकट्ठे एक स्टडी करी थी, इन्हें हाफ प्राइज मिला है, और एक सेपरेट स्टडी करी थी डेविड कार्ड ने, उन्हें हाफ प्राइज मिला है। ठीक है, तो इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो स्प्लिट हुआ है, एक इन्हें हाफ मिला है, बाकी बचा हुआ हाफ इन दोनों को मिला है। क्लियर? बाकी जो प्राइज के मनी होता है वो इतना होता है, ये वैसे कई बारी ट्रिविया बेस अगर क्वेश्चन पूछ लिया प्रीलिम्स में तो उसके लिए है कि इतने पैसे मिलते हैं। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, स्वीडिश करेंसी है, विच अमाउंट्स टू 8.6 करोड़ रुपीस। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हें किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इन 3 यूएस बेस्ड इकोनॉमिस्ट को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है? वेल, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन? आपको मैं एक बात बता देता हूं। देखो क्या होता है कि ना, जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइंस की फील्ड होती है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, है ना, ये सारे जो साइंस, नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें किसी भी चीज को बताने के लिए या किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट? वो एक्सपेरिमेंट लैब बेस्ड कंडीशन में होता है और फिर आप अपनी कंक्लूजन निकालते हो। नाउ इकोनॉमिक्स में ना वो लैब कंडीशंस बतानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, राइट? जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आपको किसी चीज को अगर इंपेरिकली वेरीफाई करना है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट लाइक कंडीशंस बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर मिनिमम वेज बढ़ा दी जाए ना, गवर्नमेंट मिनिमम वेज बढ़ा दे कि इससे नीचे कोई भी इंप्लॉयर किसी को वेज नहीं देगा, अगर आप मिनिमम वेज बढ़ा देते हो ना तो ओवरऑल इंप्लॉयमेंट गिर जाती है। नाउ इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर आप मिनिमम वेज बढ़ा दोगे ना तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंप्लॉयर्स हैं, उन्हें लेबर कॉस्ट पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो अपना खर्चा कम करने के लिए ना लोगों को निकालना शुरू कर देंगे कि कम बंदे रखेंगे जिनको ज्यादा उन्हें वेजेस देनी पड़ रही है, बाकियों को निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी, राइट? लॉजिक ये है इसके पीछे का ना। लॉजिक तो ठीक है, पर इसे आप वेरीफाई भी तो करोगे, इंपेरिकली वेरीफाई करोगे, साइंटिफिकली वेरीफाई करोगे ना। साइंटिफिकली वेरीफाई करने के लिए आपको लैब कंडीशंस चाहिए, वो नेचुरल वर्ल्ड में आपको मिलती ही नहीं है। कहां लोगों को इकट्ठा, पूरे इंडिया को लैब थोड़ी बना दोगे आप। मेक सेंस, है ना? तो इकोनॉमिक्स में ना ऐसे एक्सपेरिमेंट लाइक कंडीशंस बनानी बड़ी मुश्किल है, इसलिए इकोनॉमिक्स में जो ये कंक्लूजन्स होती है ना, इनकी इंपेरिकल वेरिफिकेशन हमेशा ही प्रोन टू डिबेट होती है। कई लोग मानते हैं उसमें, कई लोग नहीं मानते। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये तो मैंने मिनिमम वेज का बताया। अभी कई लोग कहते हैं कि अगर आप कंपलसरी एजुकेशन 1 साल बढ़ा दो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ना ये जो 2 चीजों में लिंक है, ये इंपेरिकल वेरिफिकेशन से करा जा सकता था अगर ये नेचुरल साइंस होती, पर ये तो सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स, इसमें बड़ा मुश्किल होता है। नाउ ये जो इंपेरिकल वेरिफिकेशन है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो साइंटिफिक वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, उसमें इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने काम करा है। इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने ना लेबर मार्केट के इन्हीं क्वेश्चंस को इंपेरिकली वेरीफाई करने के लिए काम करा है और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है इस चीज के लिए। तो आप समझे, इकोनॉमिक्स में किसी चीज को इंपेरिकली, साइंटिफिकली, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना मुश्किल है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में इंपेरिकली कैसे वेरीफाई किया जाए, उस चीज पे इन तीनों लोगों ने काम किया है।
अभी तक इकोनॉमिक्स में इंपेरिकल वेरिफिकेशन पता कैसे होती थी? ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स में इंपेरिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, इंपेरिकल वेरिफिकेशन होती है, पर वो पता कैसे होती है? क्या होता है, दो वर्ड्स हैं, कोरिलेशन और कॉजालिटी। उसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं। देखो इकोनॉमिक्स में ना ऐसे दो इवेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज इवेंट 1 है कि आपने मिनिमम वेज बढ़ा दी, और इवेंट 2 है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, है ना? यही हमने सोचा था कि मिनिमम वेज बढ़ा दी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई ना। ये तो लॉजिक से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? उसके लिए आपको रियल लाइफ की तरफ देखना पड़ेगा। तो रियल लाइफ में जब आप डेटा निकालते हो, कई सालों का आप डेटा निकाल रहे हो, तो आप देखते हो कि जब जब इवेंट 1 हुई है ना, मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स इवेंट 2 भी हुई है। विच मीन्स कि जब जब आपने मिनिमम वेज बढ़ाई है, तब तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि देखो ये इंपेरिकल वेरिफिकेशन हमने कर दी है, और इससे हमें पता चलता है कि मिनिमम वेज बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ ये चीज होती है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है कि इवेंट 1 और इवेंट 2 कोरिलेट कर रहे हैं, हो रहे हैं, एक साथ अकर हो रहे हैं। तो जब इवेंट 1 हो रहा है, तब जनरली इवेंट 2 भी हो रहा है। ठीक है, इसे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में कोरिलेशन कहते हैं, और इसके बेसिस पे आपने बना दिए चीजें। पर बहुत सारे लोग ना इस चीज को डाउट भी करते हैं। वो कहते हैं कि मान लो इवेंट 1 हो रही है, मिनिमम वेज आपने बढ़ा दी, और उस चक्कर में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। पर जरूरी तो नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये चीज हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के तो और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि सिर्फ इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? ना नेचुरल साइंसेज में ना, मेडिकल साइंस में आप ये वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल साइंस में या नेचुरल साइंसेज में ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, पर सोशल साइंसेज में नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट लाइक कंडीशंस नहीं है ना। कोरिलेशन तो डेटा से आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स से। पर क्या इवेंट 2 होने का कारण इवेंट 1 भी है? इसे हम कहते हैं कॉजालिटी। कॉजालिटी का मतलब है कि इवेंट 1 इज द कॉज बिहाइंड इवेंट 2, है ना? तो इकोनॉमिक्स में कॉजालिटी एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। कोरिलेशन तो हो जाएगा, डेटा इकट्ठा करना है आपने दोनों चीजों का। कई कई केसेस में ऐसा हो रहा है, कोरिलेट कर रही है, कई कई केसेस में नहीं कर रही, तो आप कह देते हो 80% कोरिलेशन है, राइट? पर क्या इवेंट 1 कारण था इवेंट 2 का? इज देयर एनी कॉजालिटी? देयर इज नथिंग टू वेरीफाई दैट, राइट? नाउ इन 3 नोबेल प्राइज विनर्स ने यही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। इन 3 नोबेल प्राइज विनर्स ने लेबर मार्केट में जो ये होते हैं ना इवेंट्स होते हैं, इनमें कैसे कॉजालिटी एस्टैब्लिश की जाए उस पे काम किया था, और उस पे इन्हें सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिला था कि कैसे हम सिर्फ कोरिलेशन को ना देखें, कॉजालिटी एस्टैब्लिश करने की भी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एक्सपेरिमेंट में, लैब में नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे आप कॉजालिटी एस्टैब्लिश कर सकते हो। इस पे इन्होंने काम करा है। नाउ इनको नोबेल इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ लेबर मार्केट में ये करने की कोशिश करी है कि लेबर मार्केट में क्या होता है, पर इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इकोनॉमिक्स के और फील्ड्स में भी जा सकती है। ये तो इनका फोकस तो सिर्फ लेबर उस पे था, लेबर मार्केट पे, पर इकोनॉमिक्स में जितने भी एरियाज हैं जहां कॉजालिटी आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, वहां पे इनकी टेक्निक्स काम आ सकती हैं। इसीलिए इन्हें नोबेल मिला था। ठीक है, मेक सेंस? तो एक एक करके देख लेते हैं। डेविड कार्ड, जिन्हें हाफ नोबेल प्राइज मिला, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, और जो इम्बेंस वगैरह हैं, एंग्रिस्ट और इम्बेंस, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो कंट्रीब्यूशन बाय डेविड कार्ड, देखो डेविड कार्ड ने ना नेचुरल एक्सपेरिमेंट एक किया। नेचुरल एक्सपेरिमेंट मतलब लैब नहीं बनाई, बस दुनिया को ऑब्जर्व ही करा नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और उन्होंने एक क्वेश्चन को आंसर करना था, राइज इन मिनिमम वेज, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया इवेंट 1 और ये हो गया इवेंट 2। ना इन्होंने ऑब्जर्व करा 1990s के डेटा को। न्यू जर्सी में इन्होंने देखा, न्यू जर्सी की गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बढ़ा दी थी, तो इन्होंने देखा कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं। जनरली, लॉजिकली, कन्वेंशनली ये माना जाता है कि मिनिमम वेज बढ़ाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। पर इन्होंने जब नेचुरल एक्सपेरिमेंट देखा न्यू जर्सी में, तो इन्होंने पाया
कि ऐसा है नहीं है। तो इन्होंने एक तो ये चीज डिटरमिन करी कि यार इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो नहीं है इन चीजों में। प्लस इन्होंने ये भी डिटरमिन करा कि मिनिमम वेज बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इवेंट 1 इज नॉट द कॉज बिहाइंड इवेंट 2, यानी कि मिनिमम वेज बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती है। कहने का मतलब है कि मिनिमम वेज बढ़ाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती है। ये दोनों चीजें साथ साथ भी हो सकती हैं, हो रही हैं, पर ये दोनों अलग अलग कारणों से हो रही हैं, हो साथ साथ रही हैं। तो कोरिलेशन तो है पर कॉजेलिटी नहीं है, राइट? ये डेविड कार्ड ने न्यू जर्सी के 1990s के एम्प्लॉयमेंट डेटा को एनालाइज करते हुए बताया और इसकी वजह से इन्हें नोबेल मिला। इन्होंने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया था, ठीक है। देन एंग्रिस्ट और इम्बिन्स ने क्या किया था? एंग्रिस्ट और इम्बिन्स पता है किस चीज को एनालाइज कर रहे थे कि ये जो आपकी कंपलसरी एजुकेशन है ना, जैसे इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप 6 to 14 ईयर्स की 14 ईयर्स तक आप कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देते हो। तो इन्होंने एनालाइज किया था कि अगर आप 1 साल बढ़ा दो कंपलसरी एजुकेशन तो उसका लेबर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होता है, क्या आपकी लेबर ज्यादा स्किल्ड आती है, क्या आपकी लेबर ज्यादा इंप्लॉयबल होती है। उस क्वेश्चन को एनालाइज किया था और उसमें भी इन्होंने जो एनालाइज करा, इन्होंने भी इसी चीज पे काम करा कि कोरिलेशन तो ठीक है, कॉजेलिटी है या नहीं है, राइट? Angrist and Imbens have been recognized for their methodological contribution to the analysis of causal relationships. ठीक है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट को ही इन्होंने यूज किया था। मेक सेंस? क्लियर? तो इनकी भी यही कंट्रीब्यूशन थी। एग्जैक्ट डिटेल में हमें नहीं जानना है क्योंकि अब फिर तो हम इनकी स्टडी ही पढ़ लेंगे, ठीक है। डेविड कार्ड और एंग्रिस्ट और इम्बेंस ने काम किया था कोरिलेशन से कॉजेलिटी की तरफ जाने में, ठीक है। नाउ इस स्टडी का इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, ध्यान से सुनना। देखो, नोबेल प्राइज आपको मिलता है 1 साल पहले जो आपने कंट्रीब्यूशन करी है ना, उसके बेसिस पे आपको मिलता है नोबेल प्राइज ना। पिछले साल ना इंडिया में आ गया था कोविड-19 लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दौरान इकोनॉमी बिल्कुल ही बंद हो गई थी, राइट? उस दौरान ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेबर सब्जेक्ट है ना, वो सेंटर भी उस पे लॉज बना सकता है, स्टेट भी उस पे लॉज बना सकती है, राइट? ना बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए ना लेबर लॉज, स्पेशली जो मिनिमम वेज को लेकर रेगुलेशंस थी ना, उन्हें सस्पेंड कर दिया। यूपी ने, महाराष्ट्र ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेबर लॉज के कुछ प्रोविजंस को, स्पेशली मिनिमम वेज के प्रोविजन को ना सस्पेंड कर दिया था। इन्होंने सस्पेंड क्यों करा? क्योंकि ये वही कन्वेंशनल विजडम पे चल रहे थे कि मिनिमम वेज जब आप बढ़ाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये जो हमने फैक्ट्री ओनर्स, एम्प्लॉयर्स पे मिनिमम वेज की तलवार लटकाई हुई है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो सरकारों ने सोचा कि ये मिनिमम वेज की तलवार हटा देते हैं, फैक्ट्री ओनर्स को चॉइस दे दो कि आपने जितने पे एम्प्लॉय करना है कर दो, राइट? उससे क्या होगा, वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने, उत्तर प्रदेश ने ये सोच के, हरियाणा ने ये सोच के कि हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इसलिए मिनिमम वेज रिलेटेड लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया जाए। ये उन्होंने करा। बहुत सारे लेबर यूनियंस ने इस पे प्रोटेस्ट भी करा और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि ये सही मूव नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ना डेविड कार्ड की स्टडी को पॉइंट आउट करा, क्योंकि पिछले साल उन्होंने स्टडी करी थी। डेविड कार्ड की स्टडी को पॉइंट आउट करा इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने और कहा कि डेविड कार्ड ये प्रूव कर चुके हैं कि मिनिमम वेज की कॉजेलिटी नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, तो सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, राइट? तो ये तब उन्होंने साइट करा था। आज डेविड कार्ड को नोबेल ही मिल गया, तो जो वो इकोनॉमिस्ट उस टाइम कह रहे थे, दे स्टैंड विंडिकेटेड नाउ। उनका स्टैंड अब बिल्कुल सही प्रूव हो रहा है, राइट? नाउ इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया के लिए यही सिग्निफिकेंस है। एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया, दूसरा ये कि आने वाले समय में इंडिया जब भी कभी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे, उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए ना कॉजेलिटीज के बारे में, कि इससे ये होता है, इससे ये होता है। डेविड कार्ड और इम्बेंस और एंग्रिस्ट की स्टडी के बाद अब वो कॉजेलिटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे, और अब वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे।
इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग मतलब पहले वो कॉजालिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एक तरह से रिस्क ही ले रहे थे। पर अब अगर वो कॉजालिटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे कुछ चीजों में, तो वो उनके जो पॉलिसी आउटकम्स हैं वो एज प्लान्ड आएंगे, जो उन्होंने सोचा था वही होगा, क्योंकि अब कॉजालिटी के बेसिस पे वो करेंगे, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आपको पूरा इकोनॉमिक्स का नोबेल का पूरा मुद्दा समझ आ गया, राइट। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, विच इज हाई फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। नाउ क्या चल रहा है? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल प्राइसेस ने मतलब बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं फ्यूल प्राइसेस, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, और फ्यूल प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन भी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है अभी वो बता रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, पर फ्यूल प्राइसेस इतने हाई हैं कि ये ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी आने वाले समय में ऊपर लेके जा सकते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि फ्यूल प्राइसेस हाई क्यों है ना। देखो एक मैं आपको चीज बता देता हूं। देयर वॉज अ टाइम जब इंडिया में ना फ्यूल प्राइसेस को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइसेस जो भी चलते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इतने रेट पे देगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस 100 रुपीज पर लीटर है, तो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस करा हुआ है कि 60 रुपीज पर लीटर में आपको पेट्रोल या डीजल मिलेगा, ये 40 रुपए की कॉस्ट हम भरेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह से आपको सब्सिडाइज करके दे रही थी, पर उस चक्कर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। तो एक समय के बाद 2010 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डीरेगुलेट करेंगे। डीरेगुलेट का मतलब यह है कि अब हम सब्सिडाइज नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होगा उसी के बेसिस पे इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल का प्राइस तय होगा। नाउ इंडिया में कैसे तय होता है? इन इंडिया price of petrol and diesel are pegged to a 15-day rolling average of international prices of these fuels. तो देखो फ्यूल के प्राइसेस इंटरनेशनली ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो 15 दिन की आप एवरेज निकाल लेते हो, पिछले 15 दिन की आप एवरेज निकाल लेते हो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की। उस एवरेज को के बेसिस पे आप इंडिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस तय कर देते हो। तो इंडिया में रोज प्राइसेस चेंज होंगे, क्योंकि 15 डे रोलिंग एवरेज लेके चलते हो आप। आज के दिन क्या प्राइस होगा? पिछले 15 दिन में जो चल रहा है इंटरनेशनली, वो प्राइस होगा इंडिया में। तो इंडिया जब से डीरेगुलेट हुआ है पेट्रोल और डीजल के मामले में, तो इंडिया में प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मूव करते रहते हैं। नाउ अभी इंडिया में प्राइसेस क्यों हाई हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं तो इंडिया में भी चलेंगे, राइट। अच्छा, इंडिया में एक और कारण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा हाई करी हुई है। तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा है, ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी ज्यादा रखे हुए हैं। उस चक्कर में आप तक जो पेट्रोल और डीजल पहुंचता है वो बहुत हाई प्राइसेस पे पहुंचता है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस भी हाई हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो ये दो कारण हैं प्राइस बढ़ने के, एक तो टैक्स है, हाई टैक्सेस हैं, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। क्वेश्चन अराइजेस कि इंटरनेशनल मार्केट में क्यों प्राइस बढ़ रहा है? उसका बड़ा सिंपल रीजन है। अब ना हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी ना कोविड-19 पैंडेमिक से रिकवर कर रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पेट्रोल और डीजल की डिमांड बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, क्योंकि लोग मोबिलिटी ही नहीं थी, ना फ्लाइट्स चल रही थी, ना गाड़ियां चल रही थी, ना ट्रेन चल रही थी। तो उस टाइम पे पेट्रोल और डीजल की डिमांड बहुत कम थी। और ये तो आप बात जानते हो कि जब भी किसी चीज का जो प्राइस होता है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। सप्लाई तो यहां की यहां थी, पर डिमांड एकदम से नीचे गिर गई पेट्रोल डीजल की, इसलिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नीचे गिरते गए। पर अब जब इकोनॉमी रिकवर करती जा रही है तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है, इस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज आपको पता है, जब ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान डिमांड गिर गई थी तो प्राइसेस गिरने लग गए थे बहुत बुरी तरह। तो जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी ना, सऊदी अरेबिया, इराक वगैरह, ये जो ऑयल बेचती हैं,
इन्हें बड़ा नुकसान होने लग गया था कि ग्लोबली पेट्रोल डीजल की डिमांड गिर गई, ये तो बेचते ही तेल है, तो इनके लिए अगर प्राइसेस गिरते जाएंगे इन्हें नुकसान होता जाएगा। तो जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी ना, इन्होंने सप्लाई भी कट करनी शुरू कर दी। अब आप तो जानते हो कि प्राइस डिटरमिन होता है डिमांड सप्लाई पे, तो इन्होंने क्या सोचा कि डिमांड गिर गई है ना, हम सप्लाई भी गिरा देते हैं। उस चक्कर में प्राइसेस में गिरावट रुक जाएगी, और ऐसा ही हुआ, प्राइसेस में गिरावट रुक गई, सप्लाई गिरा दी इन्होंने, अब डिमांड बढ़ने लग गई है। पर उस हिसाब से ये अपनी सप्लाई बढ़ा नहीं रहे हैं ओपेक कंट्रीज, तो सप्लाई कटी हुई है और डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बुरी तरह बढ़ गए हैं। एक और रीजन पता है क्या डिमांड बढ़ने का? कोल की, हमने पिछले लेक्चर में भी करा था, कोल की शॉर्टेज चल रही है और नेचुरल गैस की भी शॉर्टेज चल रही है यूरोप और एशिया में। तो जो पेट्रोल डीजल के अलावा बाकी एनर्जी के सोर्सेज हैं उन्हीं की शॉर्टेज चल रही है। तो बहुत सारे एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं उन्होंने कहा कि कोल की जगह पे हम पेट्रोल डीजल ही ले लेते हैं, यानी कि पेट्रोलियम ले लेते हैं, नेचुरल गैस की जगह भी पेट्रोलियम ले लेते हैं। तो बिकॉज कोल और नेचुरल गैस की शॉर्टेज होती जा रही है तो भी पेट्रोलियम की डिमांड और बढ़ती जा रही है। तो डिमांड तो स्काई रॉकेट कर रही है, सप्लाई उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ठीक है, ये रीजन है। और इंडिया में टैक्सेस का ऊपर से बर्डन। क्लियर? नाउ अगर ऑयल जो पेट्रोलियम है वो महंगा होता है, ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है ना? पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर ऑयल जो हमारी कंट्री में होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। हम तो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं फॉर पेट्रोलियम काफी हद तक। तो अगर आपका ऑयल ही महंगा होता जाएगा, ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते जाएंगे, तो डोंट यू थिंक हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जाएगा? और अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी बढ़ जाएगा। और अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा तो डोंट यू थिंक रूपी, हमने करा हुआ है, डेप्रिशिएट करने लग जाएगा, रूपी वीक होने लग जाएगा। रूपी डेप्रिशिएट करने का मतलब, अभी रूपी अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है अगर, तो रूपी डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है कि $1 इज नाउ इक्वल टू 75। रूपी की वैल्यू कम होती जा रही है डॉलर के मुकाबले, है ना? पहले $1 70 रुपए का था, अब 75 रुपए का हो गया, 75 रुपीज का हो गया। सो रूपी स्टार्ट्स टू डेप्रिशिएट। तो ये नुकसान होता है। एक तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड होता है, रूपी डेप्रिशिएट करता जाता है। और जब रूपी डेप्रिशिएट कर जाएगा तो बाकी चीजों के इंपोर्ट्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो गई है। तो इससे ये प्रॉब्लम है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है। दो एक खुशी की चीज हो सकती है कि जब रूपी डेप्रिशिएट करता है ना तो आपके एक्सपोर्टर्स हमेशा बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके एक्सपोर्ट्स ना इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते बिकेंगे। उस चक्कर में लोग उनके एक्सपोर्ट ज्यादा लेंगे। आपके एक्सपोर्ट्स इंडिया वालों के, बिकॉज आपका रूपी डेप्रिशिएट हो गया, इंडिया वालों के जो एक्सपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट वालों को सस्ते लगेंगे, है ना? और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट वालों को सस्ते लगेंगे तो डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो बस एक फायदा है इस चीज में, बाकी अगर देखा जाए तो नुकसान ही नुकसान है। क्लियर? मेक सेंस? बाकी एक और आर्टिकल इस चीज से रिलेटेड आया था, अभी रिसेंटली डेटा आया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सीपीआई का। हमने करा हुआ है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ना बहुत टाइम से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा नहीं चल रहा था, पर इस महीने का जो डेटा है उसने बताया कि आईआईपी के नंबर्स अच्छे चल रहे हैं। दैट मींस इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छी चल रही है, विच मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका रिकवर कर रहा है ना? तो इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर्स आईआईपी से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता चलते हैं, वो अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत टाइम से हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा थी, इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी मॉडरेट होती दिख रही है। दो फ्यूल प्राइसेस अभी बहुत अपवर्ड प्रेशर डाल रहे हैं, पर ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो ओवरऑल सीपीआई से आपको इन्फ्लेशन पता चलता है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी है, राइट? तो ये नंबर्स गुड हैं और इसके बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी चल रही है। पर अभी भी कुछ इकोनॉमिस्ट जो है ना वो कन्विंस नहीं है। उनका कहने का मतलब, वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि देखो जो आईआईपी के नंबर्स अच्छे चल रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं चल रहे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत अच्छी चल रही है,
वो इसलिए अच्छे चल रहे हैं क्योंकि लो बेस इफेक्ट है। यू रिमेंबर लो बेस इफेक्ट हमने करा हुआ है। आईआईपी के नंबर्स आप कंपेयर किससे कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो अच्छे नंबर्स आए आईआईपी के? पिछले साल अक्टूबर का ही महीना अगर उठा ले, सितंबर का महीना, पिछले साल सितंबर में लॉकडाउन से हटे हटे थे, पूरी इंडस्ट्री तहस नहस थी, तो उसके मुकाबले इस साल का सितंबर नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, पर पिछले साल के सितंबर के मुकाबले तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में राइज दिख रहा है। इसके कंपैरिजन में तो ये ठीक है, राइट? तो कह ये रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अच्छी नहीं चल रही है, पर क्योंकि पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छी लग रही है। और वो कह रहे हैं सीपीआई में भी ये हुआ है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन को ब्रेक करके देखें तो कोर इन्फ्लेशन हाई चल रही है, एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सीरियल्स के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन आपकी परसेंटेज में कम आ रही है, क्योंकि इसमें बेस इफेक्ट का ही रोल है। तो इतने अच्छे अभी ये नंबर्स हैं नहीं है जितना लग रहे हैं देखने में, तो इसलिए अभी भी सम इकोनॉमिस्ट आर स्केप्टिकल। मेक सेंस? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें हम इससे? हिंदू के आर्टिकल में ये बहुत अच्छा पैराग्राफ था, मैं चाहूंगा कि इसे आप कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आंसर्स में जरूर यूज करना। विद ग्लोबल क्रूड ऑयल रूलिंग नियर 3-year highs, unless the central and state governments deem to respond to the RBI's entreaties and cut fuel levies. RBI ने गवर्नमेंट को बोला था कि देखो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ना आपको पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस कम करने चाहिए, आपने टैक्सेस बहुत रखे हुए हैं, इस चक्कर में इन्फ्लेशन हो रही है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं फॉलो करती, आरबीआई ने बोला गवर्नमेंट को कि आप फ्यूल टैक्सेस कम कर दो, so unless the government reduces taxes there is little scope for inflation easing by much in this category. इन्फ्लेशन ईज नहीं होगी, फ्यूचर में फिर बढ़ जाएगी। The coal crisis that is rolling power outputs is sure to also ripple across sectors and undermine price stability unless the policymakers intervene post haste. कहने का मतलब यह है कि कोल के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज है कोल की। कोल के अगर दाम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपके कंट्री में 70% कोल से प्रोड्यूस होती है, तो अगर कोल महंगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होगी, पावर महंगी हो जाएगी, तो सारी फैक्ट्रीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आपको फ्यूल टैक्सेस कम करने चाहिए और ये कोल की शॉर्टेज को देखना चाहिए। ठीक है, ये आरबीआई ने कहा है, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन। मेक सेंस? ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। अब ध्यान से सुनना, देखो आरबीआई की प्रायोरिटी, आरबीआई वैसे तो पॉलिसी रेट अनाउंस करती है एमपीसी के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ दो मेजर स्टांसेस हैं, एक होता है स्टांस अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम रखेगी, लिक्विडिटी एक्सपैंड करेगी, राइट? नाउ आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस पता कब रखती है? जब उसे इन्फ्लेशन का डर नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी अगर मार्केट में बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई अपना स्टांस अकोमोडेटिव तब रखती है जब उसने मनी सप्लाई बढ़ानी है, उसे इन्फ्लेशन का डर नहीं है, पर उसे ग्रोथ बूस्ट करनी है। तो ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाता है, हेंस अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना। तो जब आरबीआई का टारगेट ग्रोथ की तरफ होता है तो वो मनी सप्लाई बढ़ाता है, अकोमोडेटिव स्टांस रखता है। और जब आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस टाइट कर देता है। टाइट का मतलब मनी सप्लाई कम करना। मनी सप्लाई कम करोगे तो इन्फ्लेशन कम आने लग जाएगी ना। अभी आरबीआई एक डायलेमा में फंसा हुआ है, और वो ये है कि ग्रोथ भी अच्छे से रिकवर नहीं हो रही, ग्रोथ को बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम रिकवर कर रहे हैं कोविड-19 क्राइसिस से, और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रही है। तो अब आरबीआई क्या करे? अकोमोडेटिव पे जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, ग्रोथ ठीक है पर इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। टाइट पे जाएगा तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर लेगा पर फिर ग्रोथ को सैक्रिफाइस करेगा। तो अभी आरबीआई क्या करे ना? अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अनाउंस करा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इस कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स ने कहा है कि अभी भी हमें प्रायोरिटी ग्रोथ को देनी चाहिए, अकोमोडेटिव ही स्टांस रखना चाहिए। अकोमोडेटिव ही रखो, ग्रोथ को प्रायोरिटी देनी है। पर एक मेंबर ने डिसेंट दिया है, एक मेंबर डिसएग्री करा है और उसने कहा है कि आप इन्फ्लेशन की तरफ देख भी रहे हो,
इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हाई चल रही है। अकोमोडेटिव के चक्कर में आप इन्फ्लेशन को अनकंट्रोलेबली हाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि या तो आप अकोमोडेटिव से अपना स्टांस कर लो न्यूट्रल, पर ये 6th मेंबर ने कहा है कि हमें अब अकोमोडेटिव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई चल रही है। पर 5 मेंबर्स ने कहा है अकोमोडेटिव रखना है, इसीलिए ओवरऑल तो अकोमोडेटिव ही रहेगा, क्योंकि 5 लोग कह रहे हैं अकोमोडेटिव होना चाहिए, एक बंदा कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो मानेंगे तो मेजॉरिटी की। पर वो जो एक इंसान ने डिसेंट दी है उनका नाम है जयंत वर्मा, प्रोफेसर जयंत वर्मा। इनकी बात भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका अकोमोडेटिव स्टांस कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई चल रही है, और ऐसा नहीं है कि बाकी 5 मेंबर्स भी इनसे अग्री नहीं करते। बाकी 5 मेंबर्स भी कहते हैं हां, अगर ग्रोथ बहुत सुपरस्टार लेवल पे चल रही होती तो हम आपकी बात मान जाते, पर अभी ग्रोथ भी तो सैक्रिफाइस्ड है। ग्रोथ के भी तो ये नंबर चल रहे हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, जो आपकी इकोनॉमी का 2/5 एरिया है, वो अभी तक मतलब रिकवर नहीं हुआ है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी अभी इंडिया को ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंड्यूसिव नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अकोमोडेटिव ही रखना पड़ रहा है। दो आपकी बात सही है प्रोफेसर जयंत के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, बिल्कुल सही बात है, पर अभी ये भी तो चीजें हैं। तो इसीलिए डायलेमा फेस बाय आरबीआई में क्या, इन्फ्लेशन हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस या तो न्यूट्रल या टाइट करना पड़ेगा, पर ग्रोथ के भी तो मुद्दे हैं, इसीलिए अभी भी अकोमोडेटिव ही रखा है स्टांस। पर इसका कहने इस न्यूज का सिग्निफिकेंस पता है क्या है, कि फ्यूचर में कभी ना कभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव से चेंज करके न्यूट्रल कर सकता है। उसका कारण यह है कि अभी ये सुर उठने लग गए हैं, आवाज उठने लग गई है कि बंद करो अकोमोडेटिव स्टांस, राइट। खैर ये चीज है क्लियर, तो इस चीज को देख लेना। टफ टाइम्स अहेड फॉर आरबीआई, बिल्कुल टफ टाइम्स अहेड फॉर आरबीआई हैं, क्योंकि उसे मतलब उसके सामने मुश्किल चॉइस है। इस तरफ जाएं तो ये सैक्रिफाइस होता है, इस तरफ जाएं तो ये सैक्रिफाइस होता है, आगे कुआं पीछे खाई, तो इसीलिए ये चक्कर चल रहा है आरबीआई के साथ। क्लियर, चलो अब हम शिफ्ट कर जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। अब हम गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर प्लान है, गति शक्ति मास्टर प्लान। अभी रिसेंटली उसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी, बजट में भी अनाउंस किया था। तो ये गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है, आप नोट्स में से पढ़ लेना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज है, इसके लिए बस रट्टा ही मारना है। पर मैं आपको बेसिकली बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। देखो, गवर्नमेंट जानती है कि हमारी कंट्री में अब इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके दो कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट चाहती है कि दबा के खर्चा हो, ठीक है, तभी इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करेगी। कारण नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो एग्रीगेट डिमांड लेवल्स बढ़ेंगे। इकोनॉमी में अभी डिमांड की कमी है, एग्रीगेट डिमांड लेवल्स बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी तो डिमांड ही तो बढ़ाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर रोड बना रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट को सीमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट मार्केट से सीमेंट ही खरीदेगी, सीमेंट की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अगर ब्रिज बना रही है तो उसे सरिये चाहिए आयरन एंड स्टील के, तो गवर्नमेंट आयरन एंड स्टील की डिमांड नहीं बढ़ा देगी, राइट। तो ओवरऑल इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना जरूरी है, तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट जब ये सारा काम करेगी तो डोंट यू थिंक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लोगों को काम भी मिलेगा। एक तो जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे रोड ब्रिजेस के, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा, जो आयरन एंड स्टील सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी क्योंकि डिमांड नहीं थी, अब चलने लग जाएंगी, वहां के लेबरर्स को रोजगार मिलेगा, राइट, तो फायदा होगा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा मेजर कारण पता है क्या है, आपकी इकोनॉमी एफिशिएंट होगी। आपको पता है आपकी कंट्री में इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम है, उसका कारण यह है कि आपका लॉजिस्टिक सेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। नाउ लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज लॉजिस्टिक सेक्टर? देखो, फैक्ट्री में सामान बनता है, चीजें बनती हैं और वो आपको मिलती हैं। जैसे ये भी फैक्ट्री में बना होगा, ये भी फैक्ट्री में बना होगा। नाउ फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर के घर तक
ये प्रोडक्ट कोई जर्नी पास करता है, उस पूरी जर्नी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर। इसमें ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा, वेयर हाउसिंग भी आ जाएगा, स्टोरेज वगैरह, स्टोर तो होगा कहीं, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर स्टोर होगा, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सारी चीजों को हम लॉजिस्टिक सेक्टर कहते हैं। फैक्ट्री से कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट की जर्नी होती है वो लॉजिस्टिक सेक्टर है। नाउ आपका लॉजिस्टिक सेक्टर वीक पता है क्यों है? क्योंकि आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास अच्छी रोड्स नहीं है, अच्छे रेलवे नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, राइट? आपका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, इसीलिए आपका जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये इनएफिशिएंट है। और लॉजिस्टिक सेक्टर जब इनएफिशिएंट होता है ना, अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इनएफिशिएंट है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। ये इनएफिशिएंसी की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, एंड कंज्यूमर को तो प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है। तो अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर एफिशिएंट कर दोगे तो आपकी इकोनॉमी भी एफिशिएंट हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने से एक तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक एफिशिएंसी बढ़ेगी। मेक सेंस? नाउ इसीलिए गवर्नमेंट डिफरेंट प्लान्स लेके आई। गवर्नमेंट क्या प्लान्स लेके आई? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, 102 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक है? फिर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, राइट? ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आए। नाउ ऐसा नहीं है गवर्नमेंट पहली बारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, गवर्नमेंट पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ चुकी है। पर प्रॉब्लम कहां रह गई? प्रॉब्लम उनकी इंप्लीमेंटेशन में रह गई। बहुत बुरी तरह से इंप्लीमेंट होते हैं हमारे कंट्री में प्रोजेक्ट्स। इसी वजह से प्रोजेक्ट अनाउंस तो कर दिए पर इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो ये जो मैंने अभी गोल्स दिखाए थे 2 मेजर, वो पूरे कैसे होंगे, राइट? नाउ ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट पता क्यों नहीं होते? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रही होती हैं। रोड मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि फॉरेस्ट को क्लियर करके आपने रोड बनानी है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ऊपर से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कैसे होगा अच्छे से? तो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है गति शक्ति। गति शक्ति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 16 मिनिस्ट्रीज इस प्लेटफॉर्म पे होंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, साथ साथ सेंटर और स्टेट्स भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस करे हैं, पाइपलाइन अनाउंस करी है, वो इंप्लीमेंट भी अपने निर्धारित समय पे हो जाएंगे, ठीक है? इंप्लीमेंट भी टाइम पे होंगे, टाइमलाइन पूरी फॉलो करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा और जो हमने सोचा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर से हम अचीव करेंगे वो अचीव कर लेंगे। मेक सेंस? तो उसके लिए है ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है? एडवांटेजेस ऑफ गति शक्ति में भी यही सब है। क्लियर? तो ये देख लेना। ऑलराइट, चलो अब हम लास्ट न्यूज पे आ जाते हैं, विच इज हाई एडिबल ऑयल प्राइसेस। नाउ एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। नाउ एडिबल ऑयल्स क्या होते हैं? जैसे आप ये जो फैट्स वगैरह घर में यूज करते हो ना, वनस्पति डालडा घर में जो यूज करते हो, ये एडिबल ऑयल्स हैं, फ्राई होती हैं इनमें चीजें, खाने फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो इंडिया में एडिबल ऑयल का स्टेटस क्या है? और स्टेटस अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये क्राइसिस ही नहीं समझ पाओगे जो अभी चल रहा है, ठीक है? तो स्टेटस ऑफ एडिबल ऑयल्स इन इंडिया, of the 20-21 million tons of edible oil that India consumes annually, around 4 to 15 metric ton is imported. यानी कि इंडिया में जितनी एडिबल ऑयल्स की कंजम्पशन है काफी हद तक इंपोर्ट से पूरी होती है। इंडिया खुद को फीड करने के लिए इतना एडिबल ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कौन है? चाइना। चाइना सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल्स कंज्यूम करता है, उसके बाद इंडिया है। पर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया कंज्यूम तो चाइना से भी ज्यादा कर ले या कम कर ले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितना इंडिया कंज्यूम कर रहा है वो खुद ही बना ले, इंपोर्ट डिपेंडेंट ना हो। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है काफी हद तक एडिबल ऑयल्स को लेकर। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चलेंगे एडिबल ऑयल्स के, उसी बेसिस पे इंडिया में होगा, राइट? प्लस सबसे ज्यादा इंडिया में इंपोर्ट होता है या कंज्यूम होता है पाम ऑयल, ठीक है? जो फ्राई नमकीन मिठाई वगैरह बनती है उनको फ्राई करने के लिए यूज होता है। फिर सोयाबीन ऑयल यूज होता है, फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो यूज होता है। ऐसे करते करते नाउ
Crude and food grade refined oils is imported in large vessels from Malaysia, Brazil, Argentina, Indonesia. यहां से हम इंपोर्ट करते हैं. Given the heavy dependency on imports, the Indian edible oil market is influenced by international markets. ये तो अभी हमने बात करी है. Homegrown oil seeds such as soyabean, groundnut, mustard, cottonseed, etc. find their way to domestic solvent. जो homegrown है वो तो चलो बना लेंगे domestic market के लिए, पर वो domestic market की जितनी भूख है ना edible oils की वो पूरी नहीं होती, इसीलिए हमें import करना पड़ता है. ठीक है. Now, अभी recently edible oil के prices बहुत ज्यादा बढ़ गए और उस बढ़ते हुए prices को रोकने के लिए इंडिया ने क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, ध्यान से सुनो. Prices of edible oils have been rising across the country in the last few months. Data collated by Price Monitoring Cell of Ministry of Food and Consumer Affairs show that most edible oils are trading between 130 to 190 rupees per liter. The government has not only अब इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस ये जो प्राइस बढ़ता जा रहा है एडिबल ऑयल्स का इंडिया में, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है. नाउ ध्यान से सुनना. आप जानते हो किसी भी चीज का प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है. मैं हमेशा बोलता हूं डिमांड सप्लाई. नाउ अगर एडिबल ऑयल्स की डिमांड बढ़ी हुई है तो एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे. तो अगर डिमांड एडिबल ऑयल की ज्यादा है पर सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं है तो एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे. तो गवर्नमेंट की क्या कोशिश होनी चाहिए, गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि एडिबल ऑयल्स के सप्लाई भी बढ़ा दे. नाउ एडिबल ऑयल्स की सप्लाई इंडिया में बढ़ाने का एक तरीका क्या है कि बाहर से इंपोर्ट्स इजी कर दो. अगर आप बाहर से इंपोर्ट्स इजी कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा एडिबल ऑयल इंडिया में आ जाएगा. एक तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एडिबल ऑयल है, एक इंपोर्टेड एडिबल ऑयल भी आ जाएगा. तो डिमांड जो बढ़ी हुई है उसको पूरा करने के लिए सप्लाई भी बढ़ जाएगी एडिबल ऑयल्स की और प्राइसेस कम आने लग जाएंगे, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, है ना. तो इसके लिए इंपोर्ट्स को वो करने के लिए क्या कहते हैं, इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट होते हैं ना उस पे गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी. वो गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया कि एडिबल ऑयल्स की बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने अबॉलिश कर दी है, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी. साथ ही साथ इसी कस्टम ड्यूटी पे आपको एक सेस भी चार्ज होता था, टैक्स ऑन टैक्स सेस. सेस का नाम था एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस. वो भी सस्पेंड कर दिया है आपने 31 मार्च 2022 तक. तो इंपोर्ट पे जो मेजर ये बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर्स थे, टैक्सेस, उन्हें हटा दिया है. इससे गवर्नमेंट सोच रही है कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगे. ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा मामला. और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए? दिस कम्स डेज आफ्टर सेंटर ऑथराइज द स्टेट्स टू इंपोज अ स्टॉक लिमिट ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल टू कंट्रोल प्राइसेस. बहुत सारे ट्रेडर स्टॉक करी जा रहे थे ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल्स, उस चक्कर में मार्केट में आर्टिफिशियली सप्लाई कम होती जा रही थी. तो अब गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट भी इंपोज कर दिया ताकि अब ट्रेडर्स ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते. एक्स्ट्रा जो उनके पास है उन्हें मार्केट में उतारना पड़ेगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम आएंगे. The government has been slashing duty rates on both crude and refined oil since February. This will be the fifth such intervention to control prices. ये जो अभी कम करे हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये फिफ्थ इंटरवेंशन है. दैट मीन्स एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं. गवर्नमेंट को बार बार 5वीं बार ये स्टेप लेना पड़ा इसको कम करने के लिए. नाउ एडिबल ऑयल पे गवर्नमेंट क्यों इतना ध्यान देती है? बिकॉज एडिबल ऑयल आपके फूड में यूज होता है. अगर ये महंगा हो गया तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, विच इज नॉट व्हाट गवर्नमेंट वांट्स. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है ये अच्छा स्टेप है. ठीक है, एडिबल ऑयल के प्राइसेस कम आ जाएंगे, पर हर चीज के ना एक डाउन साइड भी होती है. फायदेमंद कोई भी चीज हो ना उसके एक नुकसान तो जरूर होगा, और इसका भी एक नुकसान है. इसका एक नुकसान पता है क्या है? कि गवर्नमेंट ने तो अभी कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए प्राइसेस को कम करने के लिए इंपोर्ट्स मंगवा लिए, पर अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा, पर डोंट यू थिंक फार्मर्स को नुकसान होगा? फार्मर्स को नुकसान होगा, राइट? तो फार्मर्स की इनकम कम हो सकती है बिकॉज ऑफ दीज इंपोर्ट्स, क्योंकि प्राइसेस गिरने लग जाएंगे गवर्नमेंट के स्टेप से और फार्मर्स को अच्छी रिटर्न नहीं मिलेगी. खैर, रीजंस फॉर राइज इन प्राइसेस क्या था? इस साल एडिबल ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि सितंबर में रेनफॉल होती नहीं है महाराष्ट्र वगैरह में, पर फिर भी हो गई इस बारी. तो बिना टाइम के रेन्स हो गई, इसलिए काफी क्रॉप फेलियर हुआ है. ग्राउंडनट ग्रोअर्स इन गुजरात सफर्ड फ्रॉम मॉइस्चर स्ट्रेस प्रायर टू अगस्त एंड रिपोर्टेड अ लॉस इन यील्ड. तो ओवरऑल इंडिया में यील्ड कम हो गई, कम प्रोड्यूस हुआ, क्रॉप लॉस हो गया, तो सप्लाई गिर गई. डिमांड वहीं की वहीं है, प्राइसेस बढ़ने लग गए.
तो इस प्राइस के बढ़ने को गवर्नमेंट कैसे पूरा कर रही है? इंपोर्ट्स मंगवा के सप्लाई बढ़वा रही है, राइट? तो ये चीज है, क्लियर? बाकी इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टेप्स ऑन फार्मर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्लियर? नाउ कंक्लूजन क्या, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखो, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के इस स्टेप की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, अच्छा है, पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बार बार इंटरवीन करती जा रही है ना, बार बार इंटरवीन कर रही है, कभी बढ़ रहा है फिर गवर्नमेंट कम कर रही है, बढ़ रहा है कम कर रही है, इस वजह से ना प्राइस आपका वॉलेटाइल रहता है। वॉलेटाइल का मतलब स्टेबल नहीं रहता है, और पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, कभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कभी नहीं करती, तो गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो एडहॉक है, कोई एक परमानेंट पॉलिसी नहीं है, स्टेबल पॉलिसी नहीं है जिसके बेसिस पे इंसान प्लानिंग कर सके लॉन्ग टर्म। कभी आती है गवर्नमेंट कभी नहीं आती, अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा है। तो एक तो पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी लाई जाए, गवर्नमेंट को परमानेंट स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाए एडिबल ऑयल्स की और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है? इंडिया में अगर ज्यादा होगी तो इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ऐसे क्राइसिस भी नहीं आते जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गया, आपके भी नुकसान हो गया, ये भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए जो ज्यादा परमानेंट हो, एडहॉक ना हो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करे। ऑलराइट, ठीक है? तो ये थी हमारी न्यूज। इसी के साथ हमारे आज की न्यूज की डिस्कशन खत्म होती है। हां, आपको 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिनका आपने आंसर करना है और आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है? मैं चेक करता रहता हूं, तो आप अपनी पीडीएफ खोलोगे तो आपको ये 2 एमसीक्यूज दिख जाएंगे, इसी वीडियो से रिलेटेड है। ऑलराइट, ठीक है? चलो फिर इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प यू इन अ वे, आई होप you understood each and every concept discussed in this particular video. If you still have any doubt, then you are free to ask us those doubts. We are here for you. Thank you so much, everyone.